फिजिक्स विद वैभव सर। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो बेटा, जो क्लास 12 में सबसे पहली यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले बात ये आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। जो चार्ज रेस्ट पर हो उसकी स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं बेटा। पहले इसमें 4 चैप्टर्स हैं आपके। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? गोस थ्योरम। गोस थ्योरम। चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? इस यूनिट का लास्ट चैप्टर, कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है बेटा। तो इस पूरी यूनिट में हम 4 चैप्टर का रिवीजन करेंगे बहुत शॉर्ट में। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड को एक्सप्लेन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन क्या होता है, यानी कि फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज कोई बॉडी कैसे होती है। दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और जिसमें से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ठीक है बेटा। तो इस तरह से दो ऑब्जेक्ट को रब करके चार्ज करना फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है चार्ज से रिलेटेड वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये आप लोगों ने सुना होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस पर जो टोटल चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एलिमेंट्री चार्ज के, यानी कि Q इज इक्वल टू NE। कहने का मतलब ये है कि इस मार्कर पे अगर कोई चार्ज आएगा तो वो E के मल्टीपल में आएगा। E का मतलब क्या है पता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। और n का मतलब क्या है यहाँ पे? इंटीजर, यानी कि नेगेटिव भी हो सकती है वैल्यू और पॉजिटिव भी। टोटल चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। ठीक है बेटा। तो द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है बेटा। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम्स लॉ। अच्छा, चार्ज की यूनिट पता है आपको? इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, COULOMB, और कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा। तो कूलम्स लॉ क्या है? इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यानी कि 2 पॉइंट चार्ज रखे हैं किसी स्पेस में और उन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस r है। तो इन दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। सो इट स्टेट्स दैट the total
the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of both the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि इसके बेसिस पर जितना भी आप पढ़ेंगे पूरी यूनिट में वो सब इसी के बेसिस पर है कूलम्ब्स लॉ के। तो F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट लगाते हैं और ये कांस्टेंट क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है उसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, खाली जगह की परमिटिविटी। ठीक है, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा होगा तो परमिटिविटी एप्सिलॉन हो जाती है। ठीक है, जहां पर भी अगर ये चार्ज जहां पे रखे हैं वहां पे कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो परमिटिविटी एप्सिलॉन लिखते हैं, और अगर खाली जगह है एयर या वैक्यूम है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। ठीक है बेटा जी, ये क्लियर है। इसके बाद हम करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो बेटा जी, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है कि वेक्टर फॉर्म का मतलब ये है कि जो फोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी कोई ना कोई। तो मान लेते हैं हमने दो चार्ज मान लिए और दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं। कैसे हैं? दो चार्ज, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस r है। ठीक है, तो Q1 चार्ज पे जो फोर्स लगेगा Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, वो किस डायरेक्शन में, इसको थोड़ा सीधा बना लेते हैं बेटा, ये। ठीक है, Q1 चार्ज पे फोर्स किसकी वजह से लगेगा? Q2 चार्ज की वजह से। और Q2 चार्ज पे फोर्स किसकी वजह से लगेगा? Q1 की वजह से। तो सबसे पहले लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q1। कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव। क्यों लगेगा रिपल्सिव? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट नेचर के चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए। और Q2 पे फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में कितना रहेगा? F21 वेक्टर। तो F12 वेक्टर क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। और F21 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q। ठीक है बेटा, इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिखते हैं। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो Q1 से Q2 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर r12 कैप और Q2 से Q1 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर r21 कैप होता है। तो इसको भी हम डिफाइन कर देते हैं। r12 कैप क्या है? यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2। और R21 कैप क्या है? यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1। नोट करो बेटा इसको। देखिए F12 वेक्टर जो हमने लिखा है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, F12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? मैग्नीट्यूड वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? यूनिट वेक्टर से। कौन से यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे? जिस डायरेक्शन में F12 है। अब F12 की डायरेक्शन देखो किस डायरेक्शन में है, उधर है ना, उधर की साइड। तो उधर की साइड कौन सा यूनिट वेक्टर है? R21। तो यहां पे क्या आएगा? R21 कैप। ठीक है बेटा जी। अब इसी तरीके से F21 लिखेंगे यहां पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू, अब F21 के डायरेक्शन में क्या है? R12 कैप। ठीक है, तो इस तरह से हम ये यूनिट वेक्टर
ये इस तरह से हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं कूलम्स लॉ को दोनों। अब एक और कंडीशन आ जाती है, अभी तो दोनों चार्ज सेम थे, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो क्या करेंगे, तो ये देखिए एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r, ये q1 ये q2, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पर जो है इस पर फोर्स इसकी वजह से किस डायरेक्शन में होगी, ये होगी, इसको क्या कहेंगे F12 वेक्टर, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। क्यों होगी उस डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। इस पर फोर्स इसकी वजह से किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, ये भी कैसी होगी, अट्रैक्टिव, तो ये क्या होगी F21 वेक्टर, ठीक है बेटा, ये F21 वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लो यूनिट वेक्टर के, R12 डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2, सेम जैसे उसमें था, R21 डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1, ठीक है बेटा। तो फॉर्मूले क्या बन जाएंगे इसमें, F12 वेक्टर का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 कैप आएगा इसमें, क्योंकि इस डायरेक्शन में कौन सा है, R12 कैप। और F21 वेक्टर अगर लिखना है 2 पर फोर्स 1 की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आ जाएगा R21 कैप। अगर हमें इन जनरल लिखना हो कि अगर आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और आप ये सारा ना बताना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, इन जनरल F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। आप सिर्फ ये लाइन लिख देंगे, आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। इन जनरल F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप, जनरली। लेकिन ये बताना जरूरी था क्योंकि इससे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं फोर्स की डायरेक्शन बता के, ठीक है बेटा, पता होना चाहिए। हाँ देखो बेटा, इसके बाद एक बात और ध्यान से समझें कि किसी भी अनचार्ज बॉडी को अगर हमें चार्ज करना है तो उसके 3 तरीके हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, पहला क्या है, बाय फ्रिक्शन, जो कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। दूसरा तरीका क्या है, बाय कंडक्शन, और तीसरा तरीका है बाय इंडक्शन। फ्रिक्शन तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम 2 डिफरेंट नेचर की बॉडी को रब करते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाना चार्ज होना कहते हैं, उस बॉडी का, दोनों बॉडी का चार्ज होना, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो पॉजिटिव चार्ज आती है। इसके बाद बाय कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू कैसे चार्ज करते हैं, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आपको चार्ज करना है तो आप कंडक्शन के थ्रू क्या करेंगे, इसके पास जो है एक पॉजिटिव चार्ज रोड जो है वो इसके पास ले जाएंगे, टच करेंगे। अगर ये दोनों सेम आइडेंटिकल शेप की हैं तो इक्वली जो है चार्ज डिवाइड हो जाता है। अगर इस पे 10 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है और इसको हमने इससे टच किया तो 5 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज इस पे आया और 5 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, हटाने के बाद आधा आधा चार्ज डिवाइड हो जाता है। अगर दोनों बॉडी कैसी हैं, आइडेंटिकल, तो बाय कंडक्शन में बॉडी को टच करके हम चार्ज कर लेते हैं। एक चार्ज्ड बॉडी से अनचार्ज बॉडी को टच करके अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाती है, ठीक है बेटा। उसके बाद बाय इंडक्शन, इंडक्शन में क्या होता है, सपोज हमने एक कंडक्टर लिया, ये अनचार्ज कंडक्टर है और इसको हमने एक इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। ये एक इंसुलेटेड स्टैंड है ताकि इसके चार्ज का इफेक्ट कहीं और ना पड़े। ये कंडक्टर है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके पास हम एक पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड लेके गए, जब हम इसके पास रखा, इसको टच नहीं कराएंगे इंडक्शन के मेथड में, तो इसके अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे क्लोजर एंड पर इकट्ठे हो जाएंगे
और जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा फार्दर एंड पे इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, इसलिए। इसके बाद हमने यहां से एक वायर लेके अर्थ कर देंगे इसको। अर्थ करने से क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसको न्यूट्रल कर देंगे, तो ये जो है सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा, या ये कहें कि अर्थ के इलेक्ट्रॉन आके इसको न्यूट्रल करते, क्योंकि ये तो मूव नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, मूव नेगेटिव चार्ज करता है, जिससे ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर इसको अर्थिंग का कनेक्शन हटा देंगे। जब ये चार्ज न्यूट्रल हो गया, ये इस तरह से हमने अर्थिंग का कनेक्शन हटा दिया। फिर उसके बाद हमने ये भी हटा दी रोड यहां से। ये हटाने से क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज एक साइड पे था वो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इसकी सरफेस पर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो सारा चार्ज जो है वो इसकी सरफेस पर आ जाएगा। इस तरह से हम पॉजिटिव चार्ज लाके नेगेटिवली चार्ज हमने कर दिया कंडक्टर को, लेकिन कंडक्शन में जो चार्ज लेके आते हैं जिस नेचर का, वही चार्ज होता है। इंडक्शन में जिस नेचर का चार्ज इसके पास लेके आते हैं उसके अपोजिट नेचर का चार्ज अनचार्ज बॉडी पे आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है बेटा जी? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि हमने कोई किसी भी शेप की बॉडी कंसीडर की। ठीक है, ये बॉडी जो है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। जो हमने बॉडी कंसीडर की है ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक पहला पार्टिकल है जिसका चार्ज Q1 है। ठीक है, ये दूसरा पार्टिकल है जिसपे चार्ज Q2 है, ये तीसरा पार्टिकल है जिसपे चार्ज Q3 है, एंड सो ऑन Q4, Q5, Q3, और ये लास्ट पार्टिकल है जिसका चार्ज Qn है। तो इस तरह से n पार्टिकल से ये बॉडी मिलके बनी है और हर एक पार्टिकल का अपना अपना चार्ज है। तो इन सभी चार्जेस में से, इन सभी पार्टिकल से एक पार्टिकल पे नेट फोर्स किसके इक्वल होता है? बाकी सभी चार्जेस की वजह से फोर्सेस के वेक्टर सम के। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? Q1 पे नेट फोर्स मान लेते हैं F1 वेक्टर। Q1 पे नेट फोर्स किसके इक्वल होगा? Q1 पे फोर्स Q2 की वजह से, Q1 और Q2 के बीच के डिस्टेंस की वजह से, ये इस डायरेक्शन में ये क्या होगा? F12 वेक्टर। तो F12 वेक्टर प्लस वेक्टर सम, और Q1 पे फोर्स Q3 की वजह से ये इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से डायरेक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगा F13 वेक्टर। तो F13 वेक्टर एंड सो ऑन, इस तरह से F14, F15 एंड सो ऑन, F1n वेक्टर। ठीक है बेटा जी, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।